हर बीतते समय के साथ हम इजराइल और फ़िलिस्तीन के संघर्ष को देखते और सुनते आ रहे हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच संघर्ष का लंबा इतिहास है। इनमें से कुछ मामूली संघर्ष थे तो कुछ विनाशकारी, जिसमें दोनों ही तरफ से हज़ारों लोगों की जानें जा चुकी है। ये विवाद जो उनके इतिहास से जुड़ा हुआ है, एक क्षेत्र जहाँ इतिहास और समस्याओं का मिश्रण है। ये विवाद जिसे समझने के लिए पहले हमें इसके भौगोलिक स्थिति को समझना होगा। इजराइल, जिसके उत्तर में लेबनान देश, दक्षिण में मिस्र देश है। इजराइल के पूर्वी भाग में जॉर्डन और सीरिया देश पड़ते हैं, जबकि इजराइल के पश्चिम में मेडिटेरियन सी है। यानी कि इजराइल अपने चारों ओर जिन देशों से घिरा हुआ है उन्हें अरब देश कहा जाता है। ये सारे अरब देश मिलकर इजराइल पर हमला करते हैं, लेकिन इजराइल तकनीकी रूप में, आर्थिक रूप में और सैन्य रूप में इतना सक्षम है कि वह इन सब देशों पर अकेला ही भारी पड़ता है। ये सभी अरब देश यहाँ से इजराइल की जगह फ़िलिस्तीन का राज कायम करना चाहते हैं और यहाँ से सारी यहूदियों का सफाया कर देना चाहते हैं, ताकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ़िलिस्तीन का अधिकार स्थापित हो जाए। इजराइल और फ़िलिस्तीन का संघर्ष कोई आज की बात या घटना नहीं है। 1897 जब फ़िलिस्तीन में यहूदियों का उत्पीड़न हो रहा था, यहूदियों ने इस उत्पीड़न से बचने के लिए जियोनी आंदोलन चलाया और इस आंदोलन से उन्हें सफलता भी मिली और उन्होंने इस क्षेत्र में इजराइल राज्य की स्थापना की। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन और फ्रांस में एक गुप्त साइकस-पिकोट समझौता हो गया, जिसमें प्रथम विश्व युद्ध खत्म होते ही फ़िलिस्तीन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हो जाएगा और इसके कुछ वर्षों बाद 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेल्फोर द्वारा यहूदियों के लिए एक देश की मांग को स्वीकार कर लिया जाता है। इस घोषणा को बेल्फोर डिक्लेरेशन कहा जाता है। माना जाता है कि बेल्फोर डिक्लेरेशन ही प्रमुख वजह थी जिसके कारण मतभेदों का जन्म हुआ। लेकिन 1930 में जर्मनी में नाजी शासन स्थापित हो जाता है। यहाँ से फिर यहूदियों का उत्पीड़न शुरू हो जाता है। 1933 एडोल्फ हिटलर और नाजी पार्टी जर्मनी में सत्ता में आ जाते हैं और उसके सत्ता में आते ही जर्मन समाज में यहूदियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि नाजियों का मूल सिद्धांत ही यहूदियों का विरोध था। प्रथम विश्व युद्ध में अपनी हार के लिए उन्होंने यहूदियों को दोषी ठहराया। नाजी यहूदियों को यीशु मसीह का हत्यारा मानते थे, क्योंकि यहूदियों ने ही यीशु को सूली पर चढ़ाया था। यही कारण था कि 1933 से 1945 के बीच 60 लाख के करीब यहूदियों का नरसंहार किया गया। नाजियों से बचने के लिए यहूदी फ़िलिस्तीन आकर बसने लग जाते हैं और यहीं से अरब देशों का विरोध शुरू हो जाता है और संघर्ष का रूप लेने लगता है। यह वही दौर था जब इजराइल तकनीकी दृष्टि से बहुत आगे निकल जाता है और चारों ओर दुश्मनों के हो रहे हमले का भी ज़बरदस्त तरीके से जवाब देता है। हालांकि दोनों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए ब्रिटेन 1947 में इस मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र संघ ले जाता है, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ में वोटिंग के द्वारा निर्णय लिया जाता है कि जहां यहूदियों की संख्या ज़्यादा है उन्हें इजराइल और जहां अरब बहुसंख्यक हैं उन्हें फ़िलिस्तीन दिया जाए। तीसरा स्थान यरूशलेम, जहां आधी आबादी यहूदी और आधी आबादी मुस्लिम थी। इस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय नियम लागू किया गया। वैसे उस समय भारत ने इस मुद्दे पर इजराइल के खिलाफ अरबों के पक्ष में वोट किया था। संयुक्त राष्ट्र के इस फैसले को अरब देशों ने मानने से इनकार कर दिया और 14 मई 1948 मिस्र, इराक, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर इजराइल पर हमला कर दिया। ये युद्ध 1949 में ख़त्म हुआ। इस युद्ध में इजराइल ने अपना बचाव करते हुए इन चारों देशों को हरा दिया। युद्ध के बाद फ़िलिस्तीन का पूरा वेस्ट बैंक का एरिया जॉर्डन के पास आ गया। वहीं गाजा पट्टी पर इजिप्ट का कब्जा हो गया। थोड़ी बची हुई जगह इजराइल ने कब्जा लिया और फ़िलिस्तीन के 50% हिस्से को इजराइल में मिला लिया। करीब 7 लाख फ़िलिस्तीनियों को बतौर शरणार्थी अपना देश छोड़ना पड़ा और युद्ध के बाद इजराइल ने विस्तारवादी नीति अपनाई। 1967 इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन ने इजराइल पर हमले की योजना बनाई। उनके हमले से पहले ही इजराइल ने इन तीनों देशों पर हमला कर दिया और सिर्फ 6 दिनों में तीनों देशों को हराकर सीरिया से गोल्डन हाइट, इजिप्ट से गाजा स्ट्रिप, सिनाई पेनिनसुला और जॉर्डन से वेस्ट बैंक छीन लिया। इस युद्ध को 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। 1979 में इजराइल और मिस्र में एक संधि हुई, जिसके तहत इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला मिस्र को वापस कर दिया और बदले में मिस्र ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी
उस दौर में मिस्र पहला अरब देश था जिसने इजराइल को मान्यता दी। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच होने वाले संघर्ष के बीच फ़िलिस्तीन में फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसे PLO नाम दिया गया, संगठन का निर्माण किया। 1974 में भारत पहला गैर अरब देश था जिसने PLO को मान्यता दी थी। वहीं 1988 में भारत ने फ़िलिस्तीन को भी औपचारिक रूप से एक देश के रूप में मान्यता दी थी। फ़िलिस्तीन लोग जो आतंकवाद से अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते थे, उन्होंने 1987 में हमास आतंकवादी संगठन का गठन किया। हमास कट्टर सुन्नी मुस्लिम संगठन है जिसे सीरिया और ईरान का समर्थन है, जो गाजा पट्टी पर अपना कब्जा रखता है। हमास की ही तरह फतह भी फ़िलिस्तीन में एक सक्रिय संगठन है जो वेस्ट बैंक में अपना प्रभाव रखता है, जिसकी विचारधारा हमास के अपोजिट है। फतह संयुक्त राष्ट्र संघ और ओस्लो शांति समझौते द्वारा सुझाए 2 स्टेट सॉल्यूशन को मानने के लिए भी तैयार है। 2 स्टेट सॉल्यूशन जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते में क्षेत्र को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें एक हिस्सा इजराइल और एक हिस्सा फ़िलिस्तीन को मिलेगा। इसमें दोनों में संघर्ष विराम लागू होगा और फ़िलिस्तीन को वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी में सीमित रूप में शासन करने का अधिकार होगा। इन दोनों क्षेत्रों के कुछ स्थानों से इजराइल अपने दावे वापस लेगा और संधि के बावजूद इजराइल ने ऐसा नहीं किया, जबकि इसी संधि के तहत फ़िलिस्तीन ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी। इन दोनों के बीच इस दौरान रुक रुक कर संघर्ष होते रहे, लेकिन 2021 में इजराइल की आर्मी ने पूर्वी यरूशलेम के हराम अल शरीफ जगह पर अल अक्सा मस्जिद पर हमला कर दिया। ये मस्जिद मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना के बाद विश्व में तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है, जिसके विरोध में आतंकी संगठन हमास ने भी गाजा पट्टी से इजराइल पर कई रॉकेट दागे। गौरतलब है कि 2016 में यूनेस्को ने अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों का दावा खारिज कर दिया था और कहा था कि अल अक्सा मस्जिद पर यहूदियों के किसी भी धार्मिक तत्व के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं, इसलिए मस्जिद पर यहूदियों का कोई अधिकार नहीं है। इजराइल और फ़िलिस्तीन विवाद एक गंभीर समस्या है जिसका सुलझना बहुत ज़रूरी है, जिसमें एक तरफ यूरोप है जिसमें कई यूरोपियन देश इजराइल के साथ और दूसरी तरफ अरब देश फ़िलिस्तीन का साथ दे रहे हैं। विश्व शांति के लिए इसका स्थायी समाधान ज़रूरी है, क्योंकि यह एक स्थायी और समृद्ध शांति की ज़रूरत है। आपकी इस बारे में क्या राय है, ये हमें नीचे कमेंट में बताएं और ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।